हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फोर्स डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि हम एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे, उसी सीरीज़ में आज ही हमारा 6th लेक्चर है। आई होप आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप उन सब डायमेंशंस को कवर कर रहे होंगे जो हमने डिस्कस करे हैं, क्योंकि एफकेट के एडमिट कार्ड्स रिलीज़ हो चुके हैं। जाओ उसको डाउनलोड करो और अपने एग्ज़ाम्स को बूस्टअप करो, क्योंकि अब जो अपकमिंग डेज जितने भी हैं उसको पूरे अच्छे से प्लानिंग करके उसको एग्जीक्यूट करके उन सारे इंपॉर्टेंट्स एरियाज़ को कवर करो जो कि छूट चुके हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंटिन्यूसली जो भी अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करो, ताकि एग्जाम में यू विल एबल टू परफॉर्म बेटर। सो लेट्स टुडेज सेक्शन, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। So question number 1 of today's is the Indian space programs begins in. So Indian space program को start करने में एक personality जिसका बहुत बड़ा क्या मतलब पूरा योगदान रहा है, that is विक्रम साराभाई. So in 1962 he started Indian space program. ठीक है, बट कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि इसरो कब बना. तो इसरो का एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1969 है, तो इसको कभी भी इसके लिए और इंडियन स्पेस प्रोग्राम इसरो के एस्टेब्लिश होने के काफी पहले स्टार्ट हो चुका था. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर बी. नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2, बचपन बचाओ आंदोलन ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन वाज फाउंडेड बाय. सो बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी, जो कि मध्य प्रदेश से ही हैं, इन्हों के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज भी मिला है. ये भी उनका ईयर स्पेसिफिकली पूछा जाता है उनको पीस के लिए. 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज मिला. इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई, जो कि सबसे यंगेस्ट हैं जिनको वुमेन है जिनको आज तक अगर नोबेल प्राइज़ मिला है, सो डेट इज़ मलाला यूसुफजई. सो उन्हीं के साथ में कैलाश सत्यार्थी जी को भी नोबेल प्राइज़ मिला था. सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, बचपन बचाओ आंदोलन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसके द्वारा फाउंड की गई है. सो ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी. सो क्वेश्चन नंबर 3, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाय. सो इस क्वेश्चन में भी काफ़ी कन्फ्यूजन कभी कभी क्रिएट हो जाती है. जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी. सो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का करेक्ट आंसर इज हेनरी बैक्वेरेल. और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसके द्वारा करी गई थी? मैडम क्यूरी के द्वारा करी गई थी, और मैडम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज मिला हुआ है. सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको लूसेंट की बुक में मिलेंगे. आपको सेक्शंस को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए. सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर सी. Now moving towards the next question. Question number 4. Recently tested Agni 5 missile is capable of carrying nuclear payload. अब फिर जैसे कि हर बार टॉपिक्स बिल्कुल क्लियर हैं. डिफेंस से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे. जैसे कि डिफेंस इक्विपमेंट से पूछा जाएगा, कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, कभी ये मिसाइल का पूछ लिया जाता है, किसी डिफेंस इक्विपमेंट का पुराना नाम पूछ लिया जाता है, किस कंट्री से वो लिया है, ये पूछा जा सकता है. सो जैसे कि अभी इसमें पूछा है कि अग्नि 5 का, क्योंकि हम डिफेंस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको इन डिफेंस इक्विपमेंट के बारे में एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए. सो अग्नि 5 मिसाइल है वो न्यूक्लियर कैपेबल है, तो कितना पेलोड ले जा सकती है? तो 1500 kg पेलोड कैपेबिलिटी है अग्नि 5 की. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन नंबर बी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लाइन जॉइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर. तो इक्वल टेम्परेचर से रिलेटेड टर्म है थर्म. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइसोथर्म. ये वाला क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है एफकेट में. सो काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज में हम डिस्कस करेंगे वो हमको बार बार रिपीट देखने को मिल सकते हैं. तो वो रिपीट इसलिए होते हैं क्योंकि एग्जाम में उसको बार बार पूछा जाता है. ठीक है. सो काफ़ी अगर हम जितने भी पीवाईक्यूज हम पढ़ रहे हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि उसमें से हो सकता है कि 3 से 4 एग्जैक्ट क्वेश्चंस इस बार के एग्जाम्स में देखने को मिले. सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज आइसोथर्म, ऑप्शन नंबर ए. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर सीवी रमन वॉज अवार्डेड विद द नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क इन कनेक्शन विथ. ये क्वेश्चन भी एफकेट में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है और रिपीट भी हुआ है. सो करेक्ट आंसर वी ऑल नो इज स्कैटरिंग. Now question number 7. Which city hosts the 2020 Commonwealth Game? अब जैसे सबको पता है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक्चुअली में डिस्कस कर रहे हैं.
ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो अराउंड अभी हम 2015 के अप्रॉक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उस टाइम पे पूछा गया था कि 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स कब होस्ट होगा। तो आने वाले 7 साल, तो जो आने वाले अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ओलंपिक होते हैं, ये इनकी अपकमिंग कहाँ पे होस्ट होने वाले हैं और कब होने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अभी तो हमको सबको पता है कि 2022 का कॉमनवेल्थ बर्किंगम में चल रहा, बर्किंगम बर्किंगम लंदन में चल रहा है। ठीक है, सो बर्किंगम लंदन में चल रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज बर्किंगम लंदन, पर उस टाइम पे ये होने वाला था डरबन साउथ अफ्रीका में। सो सबको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से मेन रीजन बस यही इतना सा है कि जो अपकमिंग जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होने वाली, भले ही वो फिर क्रिकेट का वर्ल्ड कप पूछा हो, हॉकी का वर्ल्ड कप हो, आने वाले ओलंपिक गेम्स हो, अपकमिंग अब नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स किधर होंगे, एशियन गेम्स किधर होंगे, तो इनकी लोकेशन, ये अपकमिंग कौन होस्ट करने वाला है, ये पढ़ के जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। Global 500 awards are given in outstanding achievement in which of the following field? 500 अवार्ड किस फील्ड में दिए जाते हैं? सो 500 अवार्ड जो दिए जाते हैं वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड दिए जाते हैं, प्रमोट करने के लिए। सो प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो ग्लोबल 500 अवार्ड्स किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट से रिलेटेड। सो अवार्ड से वापस से क्वेश्चंस, अवार्ड से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो वो वाला सेक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करना ही है, उससे एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही सही एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9, पुलिट्जर प्राइज। फिर ये एक प्राइज, अवार्ड्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अब ये पूछ लेगा पुलिट्जर प्राइज किस फील्ड से रिलेटेड है ना। सो अवार्ड इज द फेमस आउटस्टैंडिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ। सो पुलिट्जर अवार्ड मिलता है लिटरेचर और जर्नलिज्म के लिए, लिटरेचर और जर्नलिज्म के लिए मिलता है। तो जो ल्यूसेंट की मिसलेनियस वाला सेक्शन है उसमें सबसे लास्ट वाले सेक्शंस में जाएंगे हम, तो उसमें अवार्ड, जितने भी अवार्ड्स हैं वो किस किस फील्ड में दिए जाते हैं, उनकी एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को जाना है और बहुत अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर एक बुक से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 10। द बुक अ चाइना पैसेज वॉज रिटन बाय। ठीक है, सो जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ द्वारा लिखी गई बुक है। इस बुक की भी लिस्ट आपको जो लूसेंट में मिसलेनियस सेक्शन में बुक्स की लिस्ट दी है उसमें से मिल जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10, अ चाइना पैसेज वॉज रिटन बाय जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लोकेटेड। तो अब जैसे इससे पूछ लिया कि कौन सी लेयर में कम्युनिकेशन सैटेलाइट को हम लोकेट करते हैं, कभी कभी उसका क्रोनोलॉजी जो ऑर्डर है वो भी पूछ लिया जाता है। तो जैसे अर्थ है, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? ट्रोफोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, आइनोस्फियर और दिस इज एक्सोस्फियर। ठीक है, सो अर्थ के बाद सबसे पहले ट्रोफोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिजोस्फियर, आइनोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये और इसके बाद आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। सो जो ट्रोपोस्फियर होता है यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन अगर कभी भी लेयर से बनता है तो बस इन्हीं टॉपिक से जिनसे बनेगा। स्ट्रेटोस्फियर में हम हमारे प्लेन्स यहाँ पे मूव करते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, प्लेन्स इसलिए क्योंकि ये क्लाउडी नहीं होता है, यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है, तो ये फ्लाइंग के लिए बहुत अच्छा जोन होता है। मिजोस्फियर इज द कोल्डेस्ट, ये सबसे ठंडी लेयर है अर्थ की। उसके बाद एटमॉस्फेयर में सबसे ठंडी है। उसके बाद आइनोस्फियर, ये हॉटेस्ट है, और इसको क्या बोलते हैं, आइनोस्फेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इधर आयंस की रेज होती है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज वापस टकरा के, रेडियो एक्टिव वेव्स वापस टकरा के नीचे आती है। सो इसलिए यही रीज़न है कि यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हम सेटअप करते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आइनोस्फियर। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज आइनोस्फियर। इसकी क्रोनोलॉजी याद कर लेनी है, ये जो मैंने लिखा है कि आइनोस्फियर इज हॉटेस्ट, मिजोस्फियर इज कोल्डेस्ट, स्ट्रेटोस्फियर में हम प्लेन्स फ्लाई करते हैं, और ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Vinod Mehta, an eminent journalist
फाउंडर एडिटर इन चीफ ऑफ आउटलुक, आउटलुक के फाउंडर एंड एडिटर इन चीफ हैं, जो कि उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ करी बाय द नेम ऑफ, सो जो विनोद मेहता है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी किसके नाम से रिलीज़ करी थी, लखनऊ बॉय अ मेमोयर। सो उस तो प्रेजेंट टाइम में अगर किसी फेमस पर्सनालिटी की बुक्स रिलीज़ हुई हैं तो वो सारी बुक्स हम पढ़ के जानी है। इस बार एफकेट के हमने सिलेबस में जैसे स्ट्रेटेजी वाले लेक्चर में हमने देखा था कि इस बार करंट के क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो उसमें से डिफेंस के करंट अफेयर्स पढ़ने, ठीक है, स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स पढ़ने, और कुछ जो इंपॉर्टेंट बुक्स अगर इस अभी किसी फेमस पर्सनालिटी की रिलीज हुई है तो उसको पढ़ना है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Now moving towards next question, question number 13. Which of the following part of India receive rainfall from the retreating monsoon? ठीक है, मैं पहले भी रिट्रीटिंग मानसून कैसे इंडिया में आता है बता चुका हूँ, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ इंडिया, यहाँ से पास होता है 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ से जो वेव होती है, सो जैसे कि जैसे सन मूव करता है और जैसे ही सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से निकल के जब सदर्न हेमिस्फीयर में आता है, इधर लो प्रेशर एरिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और ये विंड्स क्या होती है, इक्वेटर को क्रॉस करके इधर तरफ इक्वेटर को क्रॉस करती है। जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है, कोरोलिस फोर्स लगने के कारण ये जो वेव्स होती हैं ये टूवर्ड्स ईस्ट को मुड़ जाती है। जब टूवर्ड्स ईस्ट जाती है तो ये सारी की सारी रेस केरला में हिट करती है, और हम सबको पता है कि केरला में मानसून आने का टाइम क्या होता है, 1 जून। सो 1 जून को ये अप्रॉक्सीमेटली ये डेट, ये सारी की सारी जो मानसून विंड्स होती हैं केरलन कोस्ट पे टकराती हैं। बट हमें पता है कि यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, दैट इज़ नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम एंड नागरकोइल, ये जो हिल्स हैं ये इन मानसून विंड्स को 2 पार्ट्स में डिफ्लेक्ट कर देती है, 2 पार्ट्स में बांट देती है। सो दिस इज़ अरेबियन सी ब्रांच एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून। अरेबियन सी, तो अब लोकेशन वाइज अगर ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, और ये हमारा ईस्ट है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया, और दिस इज साउथ ईस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून के कारण पूरे वेस्टर्न घाट सेंट्रल पार्ट में बारिश होती है, और जो ये साउथ ईस्ट मानसून है ये पूरा के पूरा रीजन होता है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन होता है ना, यहाँ पे बारिश, गारो खासी जयंतिया हिल्स की तरफ होता क्या है कि उसके बाद जब सन की पूरी इक्वेटर से होकर जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में जब सन आता है तो लोअर प्रेशर अब किधर क्रिएट हो जाता है, साउथ हेमिस्फीयर में, तो ये पूरी की पूरी जो मानसून विंड्स होती है ये वापस आती हैं। जब ये वापस आती हैं, सो दिस वेव्स आर मानसून विंड्स आर कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट ब्रांच। अब ये नॉर्थ ईस्ट होने के कारण ये इस कारण से तमिलनाडु कोस्ट पे क्या करती हैं, रेनफॉल करती हैं। सो इस टाइप की ब्रांच को रिट्रीटिंग मानसून बोला जाता है। ये स्पेसिफिकली अगस्त के महीने, अक्टूबर के महीने में होता है। सो अक्टूबर के महीने में तमिलनाडु कोस्ट में वापस से बारिश होती है और वो रिट्रीटिंग मानसून कहलाता है। सो हमें इस क्वेश्चन में जैसे कि पूरा के पूरा कंसेप्ट मैंने अभी क्लियर किया है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम रिट्रीटिंग मानसून। सो कौन सा वाला पार्ट है, सो तमिलनाडु कोस्ट है जिसको रिट्रीटिंग मानसून से वापस इन यहाँ की पहाड़ियों के लोकेशन के कारण जो रेनफॉल होती है, वो जो विंड्स होती है वो ट्रैप हो जाती है और यहाँ पे बारिश होती है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल रेन इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्रेडिंग क्लाउड्स विथ, बाय सीडिंग क्लाउड्स विथ। तो क्लाउड में सीडिंग की जाती है किसके, सिल्वर आयोडाइड की। ये फर्स्ट टाइम बीजिंग ओलंपिक में ऐसा इसका एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो सिल्वर आयोडाइड की सीडिंग की जाती है और जिसके कारण आर्टिफिशियल रेनफॉल होती है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंग्वेज ऑफ डिसऑर्डर ऑफ गौतम बुद्ध वाज। गौतम बुद्ध के की सारी बातें किस उसमें लैंग्वेज में लिखी गई है, सो डेट इज़ पाली लैंग्वेज में लिखी गई है। ऐसे ही अगर महावीर के लिए बात की जाती है तो वो प्राकृत भाषा में लिखी गई है। सो हमें ये जो भाषाएं जो, तो इसलिए जैनिज्म बुद्धिज़्म फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसी से ये क्वेश्चन है कि जितने भी डिस्कोर्सेस ऑफ महात्मा गांधी लिखे हुए हैं वो किस में लिखे हुए हैं, सो इट इज़ रिटन इन पाली लैंग्वेज। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द नेशनल एम्बलम was 4 lion standing back to back in adaptation form of which of the following. So
अब ये पूछा गया है, जैसे कि अभी हमसे सत्यमेव जयते पूछा गया था कि मुंडकोपनिषद उपनिषद से वो लिखा गया है, लिया गया है। ऐसी नेशनल एम्बलम जिसमें 4 शेर बैक टू बैक खड़े हुए एक दूसरे को पीठ दिखाते हुए, तो वो कहाँ से लिए गए? वो सारनाथ के लायन हैं। सो अभी भी जैसे रिसेंटली अभी पार्लियामेंट में हमने नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है। सो ये टॉपिक एक करंट का टॉपिक भी बन जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को रिपीट होना बहुत चांसेस हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑप्शन नंबर ए। Now moving towards next question, question number 17. Who was the person behind conversion of East India Company from a trading company into a regional power? So जैसे कि सबको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड के पर्पज से आई थी, ठीक है। कब आई थी? 1600 में आई थी, ठीक है। चार्टर लेके आए थे ये 15 साल के लिए। तो उस टाइम पे ये फिर उसके बाद ये ट्रेड रीजनल डोमिनेंस, रीजनल पावर बन गए। तो किस के टाइम पे हुआ था? तो वो हुआ था लॉर्ड क्लिफ के टाइम पे, है ना। लॉर्ड क्लिफ के बाद ही लॉर्ड वैरन हेस्टिंग आते हैं, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनते हैं, ठीक है। सो वैरन हेस्टिंग के बाद होता है एक, इसके बाद एक नाम और दे रखा है लॉर्ड डलहौजी। इनके टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं के टाइम पे फर्स्ट रेलवे भी इंडिया में चली थी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, लॉर्ड वेलेस्ली के लिए परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने वो करा था। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ जो फेमस गवर्नर जनरल वॉइसरॉयज़ हैं तो उनके कार्यकाल में क्या हुआ था ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सके तो सारी वॉइसरॉयज़ और गवर्नर जनरल्स को पढ़ना है, बट अगर इतना टाइम ना हो तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जिनके नाम हिस्ट्री में काफ़ी बार रिपीट होते हैं, उनके टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई है वो बहुत स्पेसिफिकली पढ़ के जाना है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 की किसके टाइम पे कन्वर्ट हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग कंपनी से इनटू अ रीजनल पावर? सो डेट वाज इन द टाइम ऑफ लॉर्ड क्लिफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 18. Question number 18. The Russian name of INS विक्रमादित्य. So INS विक्रमादित्य को इंडियन गवर्नमेंट ने 2013 में अडॉप्ट, नेवी पर ने हमारे अडॉप्ट कर लिया था। उसका नाम है एडमिरल गोर्स्कोव, ठीक है। सो एडमिरल गोर्स्कोव उसका पुराना नाम है। तो INS विक्रमादित्य जो है वो हमने खुद ने इंडिजिनसली बिल्ट नहीं किया है, ठीक है। वो हमने रशिया से खरीदा है, ठीक है। इसके पहले ये ब्रिटिश नेवी का पार्ट था, ठीक है। सो उसके बाद ये रशियन से, और रशियन से फिर हमारे पास एडमिरल गोर्शकोव। INS विक्रमादित्य का पुराना नाम है। काफ़ी बार डिफेंस इक्विपमेंट के पुराने नाम, किसी सबमरीन के पुराने नाम पूछ लिए जाते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। सो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो, प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ इसरो पूछा गया है। सो ये हम उस टाइम के वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो उस टाइम के हम क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उस टाइम के प्रेजेंट चेयरमैन पूछे गए थे। इस टाइम पे अब हमसे रिसेंटली पूछे जाते हैं, तो ये हमारा अराउंड 2015-16 के कर रहे हैं। तो उस टाइम पे AS किरण कुमार वॉज दी चेयरमैन ऑफ इसरो। ना एट प्रेजेंट अभी पूछा जाए तो स्वामीनाथन जी, श्री स्वामीनाथन जी हैं। सो इसरो के प्रेसिडेंट वेरी वो चेयरपर्सन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए जितने भी जैसे DRDO के पूछे जा सकते हैं, अगर रिसेंट में अगर कोई सा अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। सो वो भी प्रिपेयर करके जाना है, जो करंट में अगर सुनने को मिलती है तो, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। द बुक, वापस बुक से एक क्वेश्चन है आगे आया है। बॉर्न अगेन टू द माउंटेन इज ऑथर्ड बाय, ठीक है। ये किसने लिखी है? सो है ये अरुणिमा सिन्हा द्वारा लिखी गई बुक है, ठीक है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा? अरुणिमा सिन्हा के द्वारा। Now, so the correct answer of question number 20 is option number B. Question number 21. Which of the following Asian country celebrate its Independence Day on 4th February? So 4th February 1948 को एक देश आज़ाद हुआ था जिसने इंडिपेंडेंस डे मनाता है। कौन? श्रीलंका। सो श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को आज़ाद होकर हुआ था। तो ये जैसे कभी कभी बार FCAT में इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सी कंट्रीज़ जो ब्रिटिशर्स की ही पार्ट थे उनको इंडिपेंडेंस कब मिली और उनके पुराने नाम, जैसे कि अब आज एट प्रेजेंट में हम जानते हैं क्या कि म्यांमार, बट वो प्रेजेंट उसका पुराना नाम क्या था? बर्मा। सो काफ़ी बार कंट्रीज़ के पुराने नाम पूछे जाते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका, 4 फरवरी 1948। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज मून टेक टू रिवॉल्व अराउंड द सन? वेरी बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन FCAT में पूछे जाते हैं, बट वही है कि इतने कभी जो
फैक्चुअल होते हैं कि कभी कभी हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो उन फैक्ट को रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है, बताया हुआ है, लूसेंस को जाके पढ़ो, इन टॉपिक्स से पढ़ो, आराम से बहुत अच्छे स्कोर करे जा सकते हैं। सो 27 1/3 ऑफ डे इज टाइम टेकन बाय मून टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, एनिमल एक्टिव एट नाइट आर कॉल्ड, जो रात में जागने वाले जो पक्षी होते हैं जैसे कि बैट हो गया, आउल हो गया, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं नॉक्ट्यूर्नल, ठीक है। नॉक्ट्यूर्नल बोला जाता है उन एनिमल्स को जो रात में एक्टिव होते हैं। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23 इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेट्रोलियम वैक्स? पेट्रोलियम वैक्स कौन है? सो पैराफिन वैक्स इज द पेट्रोलियम वैक्स, है ना, आखिरी में पैराफिन वैक्स बचता है। सो पैराफिन वैक्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 24। कोल्स एंड पेट्रोलियम से ये क्वेश्चन है। Now moving towards next question, question number 25. Think tank of government of India that replaced planning commission on 1 January 2015. 1 जनवरी 2015 ये डेट बहुत स्पेसिफिकली याद कर लेना, क्योंकि काफ़ी बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि कब प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग करा गया है, अब प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग किया गया है। सो दैट इज़ 1 जनवरी इन 2015। और इस बार के क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के क्या करा गया है? नीति आयोग, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, हु वॉज द वॉइसरॉय व्हेन द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया? साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। रिपोर्ट कब सबमिट करी थी? 28 में। साइमन कमीशन की 27 में उसको अपॉइंट किया गया था, 28 में वो आते हैं। इसी टाइम पे लाल बहादुर शास्त्री, लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, ठीक है, और उन्हीं के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। सो लॉर्ड इरविन उस टाइम पे क्या थे? उस टाइम के वॉइसरॉय थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मैंने ये बोला है कि किस वॉइसरॉय के टाइम पे क्या क्या हुआ था, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंटली पढ़ के जाना है। सो लॉर्ड इरविन का तो नाम काफ़ी बार हिस्ट्री में रिपीट होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका टू रिटर्न इंडिया। ये वापस ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि महात्मा गांधी अफ्रीका छोड़ के इंडिया कब आए? सो 1915 में महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन काफ़ी बार एफकेट में रिपीट होते हैं, हम बार बार एग्जाम्पल के थ्रू देख भी रहे हैं। सो इनको काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिप्टेंट ऑफ भारतीय ज्ञानपीठ? अब देखो इस टाइप के कभी कभी क्वेश्चंस तो आते हैं, बट अब इसके लिए सारे याद रख करने मत बैठ जाना, ठीक है। नॉट अ रिसिप्टेंट पूछा है। अब ऐसे तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये 1965 से, ये 1965 से स्टार्ट है ना। जी शंकर कुरूप जिनको सबसे तो फर्स्ट पढ़ना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंट ईयर में किसको मिला है वो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इतनी पूरी हम लिस्ट लोगों की नाम की लिस्ट याद नहीं रख सकते, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कभी कभी अवॉइड करना चाहिए एग्जाम में। बट द करेक्ट आंसर इज MF हुसैन को कभी भी, क्योंकि ये पेंटिंग से रिलेटेड है, इनको कभी भी क्या नहीं हुआ है, वो नहीं मिला है, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड। सो ऑप्शन नंबर 28 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ऑक्यूरेंस ऑफ अ टोटल सोलर इक्लिप्स? टोटल सोलर इक्लिप्स कब होगा? तो टोटल सोलर इक्लिप्स के लिए देखो क्वेश्चन में ऑप्शन में क्या देखा, पोजिशन ऑफ द मून बिटवीन द सन एंड अर्थ। तो ये अगर मान लो सन है, ये अर्थ है और बीच में मून आ जाए, ठीक है, सो तभी क्या बोलते सोलर इक्लिप्स होगा। तो हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है, बट ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है पोजीशन ऑफ द मून बिटवीन सन एंड अर्थ ऑन अ न्यू मून। न्यू मून के वक्त पे अगर होगा तो हाँ, न्यू मून के वक्त पर ही सन, मून और अर्थ, सन, मून और अर्थ, उसके बीच में ये जो वाला पार्ट होता है, इसी टाइम पे क्या होता है कि अपना सोलर इक्लिप्स होता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 29 इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, रूर ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का रूर किसको कहा जाता है? तो छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रूर ऑफ इंडिया इज नोन एज इट इज रिच कोल डिपोजिशन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। सो करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर 30 इज ऑप्शन नंबर डी। सो जैसे कि अभी तक हमने कुल टोटल 6 लेक्चर कर चुके हैं, हम अराउंड 180 क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इन क्वेश्चंस के टॉपिक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेक्शंस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लूसेंट की बुक में जो सारी टेबल्स मैंने आपको करने को बोली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो काफ़ी कम दिन एग्जाम में बचे हुए हैं, सो जाओ अपनी परफॉर्मेंस को बूस्टअप करो। बेस्ट ऑफ लक।
थैंक यू।